स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 27 जनवरी 2023 को हुआ था। नंबर का कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑप्शन ए है कि विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना। समावेशी शिक्षा में अलग अलग स्कूलों में नहीं बल्कि एक साथ सभी बच्चों को जो जिन्हें आवश्यकता होती है और जिन्हें नहीं होती सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि कैसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतें पूरी हों। हाँ, देख सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में क्यों बांटोगे, लेवलिंग करना, अलग अलग समूह में बांटना, अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, ये सब नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला देकर उसी पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डाल देना। क्यों भैया भार डालोगे, तो निगेटिव अच्छा हमारा होगा ऑप्शन बी, एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जो जरूरतें हैं पूरी हो सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी विद्यार्थी सामान्य आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले, यानी कि सभी वाले एक साथ पढ़ते हैं और उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वही कहलाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा तात्पर्य ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करने से होता है जहाँ सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालिकाएं, जैसे मैंने भी आपको बताया, और मानसिक जो कि या फिर कोई शारीरिक रूप से बाधित बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अलग थलग इसमें नहीं किया जाता है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की बात करती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है कि जितने भी बालक हैं वो क्या हैं, समान हैं। ठीक है, समानता की बात करती है। अतः इसके लिए विशिष्ट बालकों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम तय किए जाते हैं और उसके अनुरूप ही प्रभावशाली वातावरण भी तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे 17वें नंबर का कि अ टीचर इन अ डिवर्स क्लासरूम, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताइए, एक विविधता वाली कक्षा है उसमें हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें करना क्या चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए है कि अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। अपने माइंड में थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम क्या बच्चों की उपेक्षा करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल गलत बात है, उपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण नीतियां, मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ठीक लग रहा है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। बाप रे बाप, कितना बकवास क्वेश्चन है कि क्यों नहीं महत्व देंगे, विद्यार्थियों के लिए तो हम बैठे हैं, हमारा काम ही क्या है, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, और ये कह रहा है कि कोई महत्व ही ना दो तो ये गलत हो जाएगा। कक्षा में एक भयभीत वातावरण, बिल्कुल गलत बात है। अगर हम फियरफुल इन्वायरमेंट तैयार कर देंगे तो बच्चे होंगे वो डर जाएंगे और कभी सीखने के लिए आतुर ही नहीं होंगे। और बच्चों को भेजते क्यों है पेरेंट्स की वो अच्छे से सीख पाएँ। तो सबसे प्यारा हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उसके द्वारा जो विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन की विधियाँ उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग है वो करना चाहिए, जिससे छात्र पूर्ण रुचि के साथ, यानी पूरी रुचि के साथ अधिगम की प्रक्रिया में भाग लें और उसके पूर्ण अर्थ के साथ अधिगम को ग्रहण कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठन विकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी में डैश और गुणज विकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी में डैश में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। ऑप्शन ए है वाचन और लिखने यानी अंकों के हेरफेर, दूसरा है अंकों के हेरफेर शब्दवर्तनी, और तीसरा है शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता, और चौथा है कि शारीरिक समन्वयता कहानी लेखन। तो बताइए, पठन विकल्प यानी कि डिसलेक्सिया से जूझने वाले विद्यार्थी और गुणज विकल्प यानी डिसकैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी में सापेक्ष रूप से कौन सी चुनौती महसूस होती है। तो देखो, जो हमारे डिसलेक्सिया से होते हैं उनमें तो अंकों का हेरफेर होगा, तो ये तो हटा दो क्योंकि अंकों का हेरफेर पहले है। शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता ये कुछ नहीं होगा। वाचन और लिखने और अंकों का हेरफेर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो डिसलेक्सिया होती है उसे रीडिंग वाली प्रॉब्लम होती है, और जैसे डिसकैलकुलिया होती है उसे मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम होती है। यानी कि व्याकरण विकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी वाचन और लिखने में, और गुणज विकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी अंकों के हेरफेर में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करेंगे। तो
ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी व्याख्या कह रही है कि पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया से जूझने वाले विद्यार्थी वाचन और लेखन में तथा गुणज वैकल्य यानी डिसकैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी अंकों के हेरफेर में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करेंगे। अब पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। डिसलेक्सिया क्या है? एक सीखने, कोई भी चीज़ सीखने में और कोई भी चीज़ पढ़ने में समस्या होती है। इसमें जो बच्चों के अक्षर होते हैं उसके लिखित रूप और उच्चारण के संबंध में उन्हें दिक्कत आती है, यानी कि वो आपने तारे ज़मीन पे नहीं देखी होगी, वो 6 को 9 पढ़ता है और उल्टा मतलब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसने डिसलेक्सिया में उसे यही प्रॉब्लम होती है कि वो लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करता है। जबकि जो डिसकैलकुलिया होती है यानी गुणज वैकल्य होता है, उसमें क्या होता है? डिसकैलकुलिया एक सीखने की कठिनाई है जो किसी व्यक्ति की बुनियादी क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे बच्चा अंग्रेज जैसे, मतलब इसमें क्या होता है? कैलकुलिया यानी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम जो फेस करता है, जैसे कि जिस कोई भी जोड़ को जोड़ने में, घटाने में, गुणा भाग करने में, सक्रियाओं को समझने में वो क्या करता है? चुनौती महसूस करता है, गणना में भी वो गलती कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड, ऑप्शन ए जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करें। प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इन रिटर्न फॉर्मेट। दृष्टिबाधिता यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता, उसके लिए हम अच्छे अच्छे लिखित सामग्री प्रदान करेंगे। कितना बकवास है ऑप्शन। दूसरा हमारा कह रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि संप्रत्याओं की व्याख्या करने के लिए श्याम पट्ट पर आरेख बनाएं। और चौथा कह रहा है कि जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाएं। तो रंगीन लेखनियाँ कितनी भी इंगित कर दो, कितना भी श्याम पट्ट पर आरेख कर दो, जब वो दृष्टिबाधित है तो कैसे समझ पाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूज ऑडिटरी वेस ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, यानी अच्छे से उसे दिखाई नहीं देता है, पर उसे सुनाई तो अच्छे से देता है ना, तो मौखिक तरीके का प्रयोग करेंगे। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी की दृष्टि क्षमता प्रभावित रहती है, यानी उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ऐसे बच्चे कक्षा की गतिविधियों में भाग तो लेते हैं, परंतु लिखित सामग्रियों, श्याम पट्टी के आरेखों व जानकारियों को अच्छी तरह से समझने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक अध्यापिका को अपना जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके यानी बोल बोल कर उसे समझाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी आसानी से उसे पढ़ सकें। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, क्लासरूम में लिखने के साथ साथ बोला भी जाता है, जिससे जो बच्चे हों उसे अच्छे से उन्हें समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? है कि वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। ऑप्शन बी में सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। ऑप्शन सी है भी नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। ऑप्शन डी है वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तात्पर्य ऐसे विद्यार्थियों से है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, यानी कि वे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाते हैं। ये विद्यार्थी अन्य समान आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व गुणवत्ता तथा विशिष्ट शैक्षणिक जैसे कि विषयों के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने बौद्धिक में, रचनात्मक में, कलात्मकता और काफी शैलियों में जो होते हैं वो सामान्य व्यक्तियों से जो होते हैं वो शैक्षणिक जैसे कि विषयों में, क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता का प्रमाण जो करते हैं। ये विद्यार्थी मानसिक क्रिया में परिवर्तनशीलता और लचीलापन को भी दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। कारण कह रहा है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक जो अध्यापिका होती है उसको कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और जो वैचारिक बहस होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे को समझ पाएंगे
पाएंगे, जो दिमाग में चल रहा है उन सबको आगे रख पाएंगे, वो एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे और सामाजिक में अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ को भी सृजन करने में सक्षम होंगे। ठीक है, इसलिए और दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी सी है सामाजिक संरचनावाद, ऑप्शन डी है नैतिकवाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सामाजिक संरचनावाद हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया। तो अधिगम यानी कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय है कि निष्क्रिय है? सक्रिय है। ठीक है, पॉजिटिव है। सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ऐसे विचार में विश्वास सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण रखता है। इस सिद्धांत में ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में जाना जाता है और अधिगम तथा संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को जो प्राथमिकता है वो दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्याय के अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। दूसरा कह रहा है कि नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। कितना गलत बात है कि पारस्परिक संपर्क यानी आपस में जो संपर्क हो रहा है और सहभागिता है उस पर ही रोक लगा दो। इसको तो बढ़ावा देता है समाज और हमारा विद्यालय, ना कि इसको कम किया जाएगा। ठीक है, नहीं लगाई जाएगी। दबाव और असफलता का डर तो बिल्कुल भी नहीं पैदा करना, कि अगर हमें दबाव और असफलता का डर पैदा कर देंगे तो वो अपने जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना, ये सारी निगेटिव बात है और इनसे हमसे पूछा है कि किसको बढ़ावा देना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी नए ज्ञान जो होता है विद्यार्थियों का उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है तो नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि यदि विद्यार्थियों को पिछले ज्ञान के आधार पर नए संप्रदाय को समझाया जाएगा तो विद्यार्थियों को संप्रदाय से संबंध में आसानी रहेगी, उनकी समझ अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगी। जैसे हमने पढ़े नहीं होते हैं कि जैसे हम 6 में आते हैं तो हमारे क्लास कुछ और पढ़ाया जाता है, 7th में कुछ और, 8 में कुछ और, NCKG 1 2 3 में कुछ और पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते चले जाते हैं हमारा जो पहले वाला ज्ञान है उसको हम नए वाले ज्ञान से जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमने 1 2 3 आए, फिर हमें पहाड़े आए, फिर उसके बाद हमने जोड़ किया, फिर हमने घटाना किया, तो धीरे धीरे हमें आए कैसे, एकदम से तो आ नहीं गए। हमने पूर्व ज्ञान को, जो हमने नए ज्ञान को उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ा था, इसीलिए हमें आए। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से उसके नए ज्ञान को जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? ऑप्शन ए है कंठस्थ स्मरण, ऑप्शन बी है खोजी अधिगम, ऑप्शन सी है खोजबीन और ऑप्शन डी है अन्वेषण। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कंठस्थ स्मरण, यानी कि रोड मेमोराइजेशन। तो कितना निगेटिव, सबसे ज़्यादा निगेटिव यही है। इसने हमसे पूछा है कि ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को सबसे कमतर मतलब सबसे कम रूप में कौन देखता है? तो ये हमें रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो ये सबसे कम है। जबकि हमें खोजबीन और अन्वेषण ये तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कंठस्थ स्मरण वह उपागम है जो ज्ञान के निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को सबसे कम रूप में यानी कमतर रूप से देखता है, क्योंकि यह रटने पर बल देता है और रटकर याद किया गया ज्ञान अधिक दिनों तक स्मरण में नहीं रहता है। क्योंकि किस पे ज्ञान देता है? रटने पर। रटने वाला ज्ञान कैसा होता है? ये बच्चों को बिल्कुल भी सक्रिय रूप से स्मरण नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार कंठस्थ वह उपागम है जो छात्र की रचनात्मकता को बाधित करता है और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में भी उसको विफल करता है कि वो कुछ सोच नहीं सकता, रट्टा मारकर जाएगा तो वो अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डेस प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है अपसारी, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी है आत्मकेंद्रित, ऑप्शन डी है आंतरिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसारी। ठीक है, समस्या समाधान के कई सारे पहलुओं पर अगर वो विचार कर रही है तो वो अपसारी थिंकिंग कर रही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो रेणु है वो हमेशा समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग के विभिन्न पहलुओं यानी अलग अलग पहलुओं पर क्या कर रही है, विचार कर रही है और अंत में कई समाधान को वो ढूंढ भी लेती है। तो वह समस्या को हल करने के लिए अब सारी प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। ठीक है, अब सारी सोच होती क्या है, अब सारी सोच को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और समस्या एक से अधिक प्रकार के हलों को जब वो ढूंढ लेता है तो वो सोच ही अब सारी सोच कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। नहीं, अब जो पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में और आपके विद्यार्थी ने कोई गलती कर दी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीका है उसे निपटने के लिए। ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों करने के लिए, त्रुटियां यानी कि मिस्टेक करने के लिए उन्हें दंडित करें। दूसरा क्या है कि विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना। और चौथा कह रहा है कि अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है, वह विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। देखो भैया, हमने जितने भी आंसर्स पढ़े हैं इसमें से सबसे अच्छा हमारा यही लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो बच्चा क्यों गलती कर रहा है हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए और फिर वो गलती वैसी ना करे उसके लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कितना बकवास ये वाला है, नकल करने के लिए, नकल करने को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए हमें। और जो हमें कह रहा है कि उसे दंडित नहीं करना चाहिए जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो वो मिस्टेक कर रहा है। छोटा सा बच्चा अपने आप तो कर नहीं रहा है। जैसे कि बचपन में लोग कहते थे टीचर्स हमें कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, हम 2 का पहाड़ा सुनाते थे, 2 की दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8। और जब हम 10 कहीं नहीं पाते थे उसकी जगह पे 12 कह देते थे या फिर हम कह देते थे इसके आगे हमें आता ही नहीं है। तो बच्चा गलती कर नहीं रहा होता है, उससे हो जाती है। ठीक है, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए कि 2 पंचे 10 होते हैं। उसके बाद उसकी हेल्प करनी चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे का पहाड़ा वो अच्छे से याद कर लेगा। ठीक है, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो ये वाला तो गलत है, सीधे जवाब ही बता दो और कॉपी में लिखने के लिए कह दो, फिर तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसे सीधे अगर हम आंसर बता देंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो हमने आपको बताया, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका यही होती है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की उन अधिगम कमियों का विश्लेषण किया जाए जिनकी वजह से त्रुटियां हो रही हैं, यानी कि जिस वजह से वो गलती कर रहा है सबसे पहले उसके बारे में जानो कि वो क्यों गलती कर रहा है, फिर उन्हें सहायता प्रदान करो जिससे वो अधिगम में उनके सहायक और वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित हैं लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है दुश्चिंता, ऑप्शन सी है उम्मीद और ऑप्शन डी है बोरियत। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी दुश्चिंता। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब परिणाम जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, पता नहीं होता कि हम पास होंगे कि फेल होंगे और हमारा सारा ध्यान कैसा होता है कि हम फेल ही होंगे, कुछ भी हो जाए हम फेल ही हो जाएंगे। जैसे सीटेट पे है, हमें ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो हम फेल ही हो जाएंगे। हो सकता है कि हम पढ़ रहे हो हम पास हो जाएं लेकिन एक तरह से माइंड में सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि फेल हो जाएंगे। तो 21 समय का अनुभव करेगा दुश्चिंता का। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी। हमारी व्याख्या कह रही है कि ऐसी स्थिति में जब परिणाम निश्चित हो, पता ना हो हमें उसके परिणाम के बारे में कुछ, लेकिन ध्यान सारा किस पर हो, फेलियर पर हो, निगेटिव पार्ट पर हो, विद्यार्थी जो होंगे वो दुश्चिंता नामक संवेग का अनुभव करेंगे। यह एक मानसिक रोग होता है। कैसा होता है, हमारे मस्तिष्क में एक रोग होता है जो हमेशा क्या सकता है कि हमें असफलता ही मिलेगी, हम कभी पास नहीं हो सकते, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जिसमें रोगी को तेज बेचैनी होती है, इसके साथ नकारात्मक यानी गलत विचार आते हैं, चिंता और डर का आभास होता है उसे, तथा व्यक्ति हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसे घबराहट के दौरे यानी पैनिक अटैक जिसे कहते हैं वो होने लगते हैं और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए है महारत उन्मुखी, ऑप्शन बी है प्रदर्शन उन्मुखी, ऑप्शन सी है असफलता स्वीकार्य, ऑप्शन डी है महारत परिहारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महारत उन्मुखी। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करने के लिए जो है वो प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इन लक्ष्यों का उद्देश्य आत्म सुधार या फिर कौशल विकास के द्वारा परिभाषित योग्यता के मानक को प्राप्त करना होता है। जो बालक निपुण लक्ष्य रखते हैं वे या तो कार्य से संबंधित हासिल करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की
योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रत्यास्मरण, ऑप्शन बी है रटना, ऑप्शन सी है ध्यान, ऑप्शन डी है मेटाकॉग्निशन यानी कि अभिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अभिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान। और व्याख्या कह रही है अपनी जो स्वयं की चिंतन प्रक्रिया है उसको जांचने, उसका मूल्यांकन करने और उसे तदनुसार परिवर्तित करने की जो योग्यता होती है वो अभिसंज्ञान या फिर जो परासंज्ञान है वो कहलाती है। जब हम अपने स्वयं संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें हम अभिसंज्ञान कहते हैं। और अभिसंज्ञान छात्रों के विचारों को आबसारी बनाता है। क्या बनाता है? उसके विचारों को आबसारी बनाता है, यानी बहुत सारी चीजें वो एक साथ सोच सकता है और उन्होंने स्वयं की जो कार्यात्मकताएं हैं उन पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है संकेत मूर्त सामग्री चित्र, ऑप्शन बी है चित्र मूर्त सामग्री संकेत, ऑप्शन सी है मूर्त सामग्री चित्र संकेत और ऑप्शन डी है संकेत चित्र और मूर्त सामग्री। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी मूल सामग्री चित्र और संकेत यानी ठीक है कॉन्क्रीट मटेरियल्स इमेजेस एंड सिंबल्स। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए विषय वस्तु प्रस्तुति की जो मूर्त सामग्री चित्र संकेत क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे पहले बच्चों को मूर्त सामग्री को दिखाकर जो अवधारणाएं होती हैं उनकी समझ उत्पन्न की जाती है। फिर चिन्ह के माध्यम से बच्चे जो होते हैं उन अवधारणाओं से संबंध विस्थापित करना सीख जाते हैं और उसके बाद संकेतों के माध्यम से जो आमूल चिंतन है वो भी करने लगते हैं। इस तरह से बच्चा प्रत्येक चीज जो स्टूडेंट है हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही हमने प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस बना रखे हैं, बना दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। साथ ही आप स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। थैंक यू, बाय।